हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसरो के, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अनदर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आप लोगों को क्लियर किया, यदि आप लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इसरो जो है रिपीट करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही साथ मैंने काफी सारे इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को चैनल पर जाना है। देन चैनल पर जाने के बाद में आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना होगा। देन वहां पे प्लेलिस्ट जो है कंप्लीटली बनी हुई है। यदि आप लोग प्लेलिस्ट में जाते हो तो काफी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। लाइक सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पे मैम की क्लासेस जो चल रही हैं, उसके अलावा जो भी रिसेंट क्लासेस अपलोड होती हैं, कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो उनके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है स्पेशल टेक्नो रिसेंट वीडियो प्लेलिस्ट। तो जो भी रिसेंट की वीडियो रहती हैं स्पेशल टेक्नो की, वो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं। टॉप 10 वीडियोस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो इसरो के क्वेश्चन पेपर हैं वह टोटल का टोटल यहाँ पे आप लोगों को उनका कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा, जो कि सारी वीडियोस जितने भी इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड हो रहे हैं यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसमें 25 क्लासेस अवेलेबल हैं इंक्लूडेड कल की क्लासेस, बाकी आगे की क्लासेस आती रहेंगी। साथ ही साथ टॉप 50 टेक्निकल क्लासेस जो कि इंपॉर्टेंट है, और 1000 एमसीक्यू क्लासेस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इतना भी आप लोग कवर कर लेते हो, इनफ है, आप लोगों का टेक्निकल बहुत ही अच्छा जो है हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, कल हमने इसके 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में 35 के आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ कॉमेंट जो बार बार बोले जा रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर इंग्लिश में क्वेश्चन को ऐड करिए। तो जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, उन्होंने जो आंसर की पब्लिश करी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हिंदी लैंग्वेज में ओनली भेजा है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं एज इट इज़ आप लोगों को करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के, इसलिए इसका इंग्लिश अवेलेबल नहीं है। बाकी सभी क्लासेस जो होती हैं इंग्लिश हिंदी दोनों प्रेजेंटेशन अवेलेबल होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बताते जा रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। अभी कल की क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं। कल की क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर जो है मिस्टेक हुआ है, तो उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। आई थिंक 31 नंबर का, हालांकि एक्सप्लेनेशन सब कुछ सही है लेकिन आंसर जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि 31 नंबर के क्वेश्चन की हम लोग बात करें, यहां पे जो क्वेश्चन था 31 नंबर का, उसमें बोला था एमरी पेपर नंबर 320 इज स्मूथर देन एमरी पेपर नंबर, यानी कि यहां पे बोला है कि जो 320 नंबर वाला एमरी पेपर है वह किससे स्मूथ है। तो मैंने यहां पे आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था, यहां पे गाइस मैंने बताया था कि जो एमरी पेपर होता है वो नंबर में पाया जाता है, राइट। अब यहां पे जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा ग्रेन साइज जो है वो हमारा स्मूथ होता जाएगा, यानी कि उसका साइज जो है छोटा होता जाएगा। तो यहां पे 320 एमरी पेपर नंबर किससे स्मूथ होगा, तो डेफिनेटली 320 नंबर से जो कम नंबर है उससे स्मूथ होगा, बाकी कोर्सेस होगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हो। इसके अंतर्गत जो आता है वो थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा कोर्स। एक्स्ट्रा कोर्स में यदि देखें तो 10 से लेके 20 तक नंबर होते हैं, जिसमें ग्रेन साइज कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद में बेरी कोर्स, जिसमें 30 से लेके 36 तक रहता है। उसके बाद कोर्स आता है 40-50, इसमें आप लोगों को मिल जाता है। यदि उसके आगे आप जाते हो तो मीडियम 60 से 80 होता है। फाइन में जाते हो तो 100 से 150, एंड वेरी फाइन में 180 से 240, एंड एक्स्ट्रा फाइन जो होता है वह 280 से 600 नंबर तक जो है एमरी पेपर पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पे बोला है एमरी पेपर नंबर 320 इज स्मूथर देन एमरी पेपर नंबर 100 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि 100 एमरी पेपर कोर्स होगा और इससे स्मूथर कौन होगा, 320 होगा। क्लियर है ना। चलिए अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हम लोगों का 35 का लास्ट क्वेश्चन था। अब गाइस यदि हम लोग 36 क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हम लोगों से पूछा गया था एक नियमित षट्भुज के आसन्न भुजाओं के बीच शामिल कोण क्या होगा डिग्री में। तो ये रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर हेक्सागन के कंडीशन में हमारा कितना होता है, 120। कई बार क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है, यदि आप लोग इसरो सेंटर के क्वेश्चन पेपर को देखते हो। अगला क्वेश्चन देखो किससे रिलेटेड है, पियर्सिंग ऑपरेशन में पर क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो यहां पे ब्लैंकेट
ब्लैंकिंग ऑपरेशन एंड पियर्सिंग ऑपरेशन सीट मेटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा दोनों को हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। सबसे पहले यदि हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्लियरेंस के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन की यदि हम बात करें, इसमें जो डाई साइज होती है वह ब्लैंक साइज के इक्वल होती है। लेकिन यदि हम लोग पंच साइज की बात करें तो पंच साइज में क्या दिया जाता है, क्लियरेंस दिया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे वो पूछता है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या निकल के आएगा, पंच के ऊपर। लेकिन यदि वो पियर्सिंग ऑपरेशन या पंचिंग ऑपरेशन की बात करता है तो यहां पे जो पंच साइज होता है वह ब्लैंक साइज के इक्वल होता है, लेकिन यहां पे डाई साइज के ऊपर यानी कि डाई के ऊपर क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो दो क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि नोट डाउन करते जाइएगा जिससे कि आगे क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है उनको देख सको, जब पेपर आए तो इन शॉर्ट नोट को आप लोग रिवाइज कर सको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफ्यूजन के कारण गलत ना हो। तो यहां पे यदि वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन की बात करता है तो क्लियरेंस दिया जाता है पंच के ऊपर, यदि वो पियर्सिंग ऑपरेशन या पंचिंग ऑपरेशन की बात करता है तो क्लियरेंस दिया जाता है किसके ऊपर, डाई के ऊपर। अब हमारे केस में किसके बारे में पूछा गया है, यदि देखें तो पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में पूछा गया है। एंड पियर्सिंग ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि सर डाई के ऊपर हम लोग क्लियरेंस देते हैं, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब गाइस अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। यहां पे इन्होंने पूछा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जो भुजाएं दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं और हम लोगों से जो क्षेत्रफल पूछा गया है वह वर्ग मीटर में पूछा गया है। तो सबसे पहले यदि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हम लोगों का क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है? ये हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हमको पता है कि इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, सर सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये दो भुजाएं हमारी क्या हो गई, सर आधार और ऊंचाई हो गई। हम लोगों को आधार और ऊंचाई मिल गई है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दी गई है, इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। तो हमको पता है कि 1 मीटर यानी कि यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.06 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.08। मैंने ये क्या कर दिया, इन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहां से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 4 आ गया, 6 चौक 24 एंड यहां पे हम लोगों का राइट आंसर क्या आ जाता है, ये निकल के आ जाता है सी ऑप्शन 0.0024 वर्ग मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है एंड मेंसुरेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 डिवीजन के बराबर हैं। मैन स्केल रीडिंग 30 मिलीमीटर है, 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के साथ मेल खाता है, रीडिंग मिलीमीटर में क्या होगी। कई बार क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, निमी क्वेश्चन बैंक में भी कराए हैं। यहां पे हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि यदि 50 मैन स्केल डिवीजन 49 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हैं तो यहां पे वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन 49 मैन स्केल के डिवीजन के बराबर है। तो हमको लिस्ट काउंट क्लियर है कि इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.02 मिलीमीटर होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, जिनको नहीं पता है मैं एक बार और फिर से बता देता हूं, बिकॉज हमको पता होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां पे 1 मैन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए स्टेटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे बोला गया है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मैन स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49/50 मिलीमीटर। अब इसको मैंने मिलीमीटर
मिलीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर दिया? बिकॉज एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 49 मैन स्केल की डिवीजन की वैल्यू को 49 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू क्या हो गई? 49/50 मिलीमीटर। एक मैन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर। तो हमारा लिस्ट काउंट मैंने क्या बताया? एक मैन डिवीजन 1 मिलीमीटर माइनस 49/50, ये होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। आप लोग निकालोगे तो 50 माइनस 49/50 यानी कि 1/50 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। तो एक्चुअल में ये हम लोगों को स्टेटमेंट केवल और केवल लिस्ट काउंट के लिए दिया गया है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट डिपेंड करता है वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मैन स्केल डिवीजन से मैच कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि 30 मैन स्केल डिवीजन, तो यहां पे तो हो गया ये 30 मिलीमीटर। क्लियर है? अब यहां पे क्या बोल रहा है? 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो यहां पे 20वें वर्नियर यानी कि 20 भाग हैं वर्नियर स्केल डिवीजन के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। ये क्या निकल के आ गया सर? 0.40 mm। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30.40 मिलीमीटर इज द राइट आंसर, जो कि हम लोगों को मिल जाता है ए ऑप्शन पर। किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, कई बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, थ्रेड द क्रस्ट रेडियस ऑफ विटवर्थ थ्रेड इन टर्म ऑफ पिच, यानी कि पिच के टर्म में हम लोगों को देखना है। तो ये हमारा कितना होता है? 0.14 मल्टीप्लाई बाय पिच होता है, यदि विटवर्थ थ्रेड के रेडियस की हम लोग बात करते हैं उस सिचुएशन में। तो यहां पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा सर? हमारा सी ऑप्शन यहां से जो है करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ये चीजें भी कभी कभी पूछ लेता है। बेसिकली ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, याद रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन वो कई बार आप लोगों से पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन को देखें। एल्यूमिनियम का डेंसिटी पूछा है, यानी कि घनत्व के बारे में आप लोगों से पूछा है। एल्यूमिनियम के वेट की बात करें, हल्की धातु होती है, डेफिनेटली हमारी जो डेंसिटी होगी एल्यूमिनियम की वो भी कम होगी। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वह 2.7 होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। स्टील की डेंसिटी पूछी जाती है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये दोनों बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यदि देखें, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 यानी कि 0.5 हमारा यहां से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन पूछा गया है किसके बारे में? ब्रास के बारे में। इससे पहले ब्रॉन्ज के बारे में पूछा था। तो ब्रास हमारी कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? यदि ब्रास की बात करें, तांबा और जिंक। क्लियर है ना? कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनता है एंड कॉपर एंड टिन से ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज बनता है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें अगला क्वेश्चन में कि ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में व्हील पहिए की ड्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? हम लोगों ने व्हील की ड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था और वहां पे हम लोगों ने क्या जाना था कि ड्रेसिंग हम लोग कब करते हैं? या तो ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग या फिर लोडिंग डिफेक्ट आ जाता है, तो उस डिफेक्ट को हटाने के लिए या ग्राइंडिंग व्हील को रीशार्प करने के लिए। क्लियर है? यानी कि उसमें फिर से कटिंग एक्शन को रीस्टोर करने के लिए, जिससे कि वह प्रॉपर अपनी कटिंग कर सके, उसके लिए हम लोग ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे कटिंग टूल को ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं जिससे कि वो शार्प हो जाता है, उसी प्रकार ग्राइंडिंग व्हील को हम लोगों को ड्रेसिंग करना पड़ता है जिससे कि वो शार्प हो जाए, हमारे कटिंग टूल की अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर सके। तो उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन दे रहा है कि पहिए को आकार देना, तो इससे हम लोग पहिए को शेप नहीं देते हैं, पहिए को ओनली क्या करते हैं? पहिए की काटने की क्रिया को पुनः बहाल करना, यानी कि कटिंग एक्शन को रिस्टोर करने के प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहिए को आकार देना ये ट्रूइंग के अंतर्गत आ जाता है, जहां पे हम लोग उसको बैलेंस वगैरह करते हैं, वो ट्रूइंग से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे ड्रेसिंग की बात करी गई है। तो बी ऑप्शन यहां पे हम लोगों का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहां पे नहीं लग रहा। यदि बस आप लोग एग्जाम हॉल में सही माइंडसेट से थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ में गए हो तो मैं बोलता हूं एक अच्छा स्कोर आप लोग आसानी से ला सकते हो, बशर्ते कि आपने चीजों को समझा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करे हो, थोड़ा सा फंडामेंटल अच्छा हो, क्वेश्चन समझने की एबिलिटी आप लोग के अंदर हो, तो आप लोग पेपर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में ऊष्मा का वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कई बार मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में। अब यहां पे इनको थोड़ा सा फिर से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को WCS के बुक के बारे में कई बार बोला है, यदि इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो
भैया इसको तो कर ही लेना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, मेरी वीडियोस जो कोर्स में स्टूडेंट्स हैं वो सारी देख लेना, सारा कुछ कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। जो इसरो क्रैश कोर्स 2023-24 अवेलेबल है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली भाई ज्वाइन कर लो। इतना पार्टी में आप लोग उड़ा देते हो, कहीं उड़ा देते हो, लेकिन अपनी लाइफ के लिए कुछ सीरियस हो तो डेफिनेटली कुछ जो है कर सकते हो। यहां पे देखो, द्रवों में ऊष्मा का वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। अब यहां पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण यानी रेडिएशन के बारे में बात करी थी, इसको थोड़ा सा समझ लेना। देखो, चालन की बात करें, कंडक्शन की बात करें तो चालन हमारा क्या होता है, चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा का संचार करते हैं। इसमें कंडक्शन में थोड़ा सा समझिएगा, चालन में क्या होता है, संपर्क द्वारा ऊर्जा के संचरण को दिया गया नाम है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि कोई एक लोहे की रॉड है, यानी कि चालक है ऊष्मा का, यहां पे हमने फायर यानी कि आग से एक एंड को गर्म किया, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ये वाला छोर जो है, ये वाला एंड जो है वो भी हमारा गर्म होने लगेगा। यानी कि ऊष्मा यहां से चलकर इन अणुओं के माध्यम से इस छोर पर आ जाती है। तो चालन जो होता है, कंडक्शन जो होता है, वो सॉलिड में ऊष्मा के प्रवाह के लिए होता है। ठोस में जब ऊष्मा का संचलन करना हो तो कंडक्शन का प्रयोग करते हैं। बेसिकली यहां पे क्या होता है, यहां पे अणु हमारे जो हमारे कण हैं वो खुद ट्रांसफर नहीं होते, अपनी जगह पर कण क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ये वाइब्रेट करते हुए एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देता है, दूसरा कण तीसरे को। इस प्रकार क्या होता है, ये ऊष्मा का संचरण होता है कि ऊष्मा एक तरफ से दूसरे तरफ जो है चली जाती है। तो ये क्या है, ये किसकी बात है, ये कंडक्शन की बात है। और कंडक्शन का प्रयोग कहां पर करते हैं, चालन का प्रयोग कहां पर करते हैं, जब हम लोगों को सॉलिड में ऊष्मा का संचलन करना हो। लेकिन कन्वेक्शन में कुछ अलग होता है। कन्वेक्शन, संवहन की बात करें, ये किसके लिए बेसिकली यूज होता है, ये द्रवों के लिए, जो हमारे लिक्विड है उसमें ऊष्मा जब हम लोगों को संचालन करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो वहां पे संवहन लागू होता है। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया कि चालन में कण अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में बात करें, यहां पे कण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, घर में चाय बनाते ही होगे आप, है ना कभी तो बनाया ही होगा, पानी तो गर्म किए ही होगा। जब हम लोग यहाँ पे गैस की फ्लेम को जलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊष्मा को दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद बर्तन के नीचे छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, क्लियर है। और वो बुलबुले क्या होता है, धीरे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नए बुलबुले बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कण है, ऊष्मा है वह चल रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। इसमें क्या होता है, संवहन, ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के संचरण को दिया गया नाम है। गर्म होने पर द्रव तरल कम सघन हो जाता है, यानी कि ये जो है इसका सघन कम हो जाता है, और इसकी गतिशीलता के कारण इसी तरह एक समान लेकिन ठंडा और अधिक सघन द्रव द्वारा ऊपर की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे घरेलू गर्म पानी की व्यवस्था, मोटर कारों में शीतलन प्रणाली, ये सब इसी माध्यम से जो है ऊष्मा का संचरण करते हैं कि जो हमारे गर्म हो रहे हैं वो धीरे से बुलबुला ऊपर चला जाएगा, नीचे दूसरा बन जाएगा। इस प्रकार पूरा पानी धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो द्रवों में जब हम लोगों को ऊष्मा का संचलन करना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, संवहन का प्रयोग करते हैं। भैया रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक बहुत ही बढ़िया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से ऊष्मा वास्तव में संपर्क में आए बिना एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है चली जाती है। जैसे कि हम लोग पाते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, भैया सूरज ही यहाँ से गर्मी निकाल रहे हैं, क्या हमारा और इसका कोई कांटेक्ट है, ये जो है हम फिर भी हम लोगों को गर्मी महसूस करती है। दूर आग जल रही है, हम दूर बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। ये ऊष्मा का संचरण जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो संवहन के माध्यम से हो रहा है, रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है। तो ये कब हम लोग, जब जो है ऊष्मा वास्तव में संपर्क में आए बिना एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अंतरिक्ष में प्रसारित होती है। ये तरंगें प्रकाश तरंगों और रेडियो तरंगों के समान है, क्लियर है। तो ये जो है उस बिना माध्यम, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बेसिकली वो हम रेडिएशन के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है कि वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किसमें
किसमें, द्रवों में। तो द्रवों में मैंने क्या बताया, कन्वेक्शन यानी कि संवहन के माध्यम से होता है, सॉलिड की बात करें चालन के माध्यम से होता है, बिना माध्यम की बात करें तो विकिरण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है माइल्ड स्टील की डेंसिटी के बारे में, बहुत ही पॉपुलर काफी बार क्वेश्चन आता है, 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो मैक्सिमम सीमा एंड मिनिमम, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, टॉलरेंस बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है कि टेम्परिंग के लिए किया जाता है, बेसिकली जो टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो किसके लिए किया जाता है, क्या यहाँ पे हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, टफनेस को इंक्रीज करते हैं, ब्रिटलनेस को इंक्रीज करते हैं, या गलनांक बढ़ाते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस की बात करें तो ये बेसिकली ब्रिटलनेस को डिक्रीज करता है और टफनेस को इंक्रीज करता है। तो यहां पे देख लेते हैं, टफनेस को बढ़ाने के लिए यानी कि टफनेस को इंक्रीज करना ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सतह सख्त करने की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है सरफेस हार्डनेस की, कि कौन सी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि सरफेस हार्डनिंग और ऊपर देखा केस हार्डनिंग, सर लगा दो हमारा तो एक नंबर पक्का है जल्दबाजी में। तो पेपर में इन चीज़ों से बच के आप लोगों को रहना है जल्दबाजी से, क्योंकि टेक्निकल में भैया बहुत समय होता है। यदि आप लोग अवेयर हो, चीज़ों को समझ रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से, तो क्योंकि टेक्निकल तो आप लोगों को आ रहा है तो एक ही बार में तुरंत हो जाता है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करता। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, डेफिनेटली ये टाइम लेते हैं आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई समय आप लोगों का ज़्यादा जाएगा नहीं। तो कौन सी केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है, सॉरी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। केस हार्डनिंग क्या करती है, हमारी स्टील की सरफेस को हार्ड करती है। नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, टेम्परिंग हमारी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आती है। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टील की सरफेस को तो हार्ड करते हैं, लेकिन उसका जो कोर होता है वो सॉफ्ट बना होता है, क्लियर है, वो हमारी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन इज, रॉट आयरन में कार्बन प्रतिशत मात्रा क्या होती है। रॉट आयरन हमारा बेसिकली शुद्ध लोहा माना जाता है, जहां पर कार्बन प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसको हम बोल सकते हैं 0.01 मिलीमीटर से 0.01 प्रतिशत से लेकर 0.1 प्रतिशत तक, जो कि बहुत ही कम कार्बन प्रतिशत है, जो कि सी ऑप्शन हम लोगों को राइट आंसर यहां पे मिल जाता है। तो गाइस अगला प्रश्न है, निबलिंग को सुधारने के लिए किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि हम लोग निबलिंग प्रोसेस की बात करें तो ये सीट मेटल ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड सीट की कटिंग जो होती है वह निबलिंग प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डायामीटर की पंच डाई अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग पंच को जोड़ के निबलिंग प्रोसेस बेसिकली हम लोग कर लेते हैं, वो निबलिंग प्रोसेस कहलाता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बाहर जा रहा है, निबलिंग को सुधारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्टिफनेस, लचीलापन, सतह की चिकनाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसरो ने जो करेक्ट आंसर माना है वो स्टिफनेस माना है। यदि आपके कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली नीचे एक नंबर आप लोगों के फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर इसका डिटेल्स मुझे भेज सकते हो, तो मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप मेरे गुरु बन जाओगे, क्लियर है। तो फिलहाल मेरे पास इसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, यदि आपको है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, सीट मेटल ब्लैंक से कप के आकार के घटक बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि ये सीट मेटल ऑपरेशन की बात कर रहा है, जहां पर सीट से हम लोग कप शेप का निर्माण करते हैं, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं। क्या डीप ड्राइंग बोलते हैं, या फिर ब्लैंकिंग बोलते हैं, या परफोर्टिंग बोलते हैं, क्या राइट आंसर होगा इसका, फटाफट से बताइएगा। तो देखिए यहां पे इसका जो राइट आंसर है, कप शेप बनाते हैं हम लोग डीप ड्राइंग प्रोसेस में। डीप ड्राइंग प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी डाई है, ये हमारा पंच है, ये हमारा सैंक होल्डर होता है जो हमारे ब्लैंक को जो है होल्ड करेगा।
जहाँ पे हम लोग इस प्रकार पंच को डालेंगे तो यहाँ से जो शेप बनेगा वो कप शेप बेसिकली बनता है इस टाइप का। तो ये जो प्रोसेस होती है वह डीप ड्राइंग प्रोसेस बेसिकली कहलाते हैं। कुछ अदर ऑपरेशन भी हम लोग दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग समझ सको। इस प्रकार हम लोग बैंडिंग करते हैं, बैंडिंग के बाद में ड्राइंग या डीप ड्राइंग बोले। ट्रिमिंग में हम लोग साइड से मटेरियल को ट्रिम कर देते हैं। स्लिटिंग में हम लोग इस प्रकार करते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है। यहाँ पे जो पूछा गया है शीट मेटल से रिलेटेड वह डीप ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस में हम कप शेप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फाइल इज नाइदर हार्डेंड नॉर टेम्पर्ड। कौन सा फाइल का पार्ट है जो ना तो हार्ड किया जाता है और ना ही उसको टेम्पर्ड किया जाता है। तो एकमात्र फाइल का ऐसा पार्ट है जो कि ना तो हार्ड होता है ना टेम्पर्ड होता है, और वो क्या होता है, वो होता है टैंग। क्योंकि इसको हैंडल में फिट करने के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट फोर्स लगाना होता है। यदि हम इसको हार्ड करेंगे तो ये ब्रिटल हो जाएगा और ब्रिटलनेस की वजह से इंपैक्ट फोर्स पड़ेगा तो टूट सकता है। और यही वजह है कि फाइल के टैंग पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कि धुरी के प्रत्येक चक्कर के साथ एक ड्रिल जॉब में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये किसकी बात कर रहा है कि एक राउंड में, किसकी बात कर रहा है, मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन बोले या राउंड बोले, कि हमारा जो ड्रिल है वो एक चक्कर में कितना जॉब के अंदर जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी फीड कहलाती है, ड्रिल की फीड। क्योंकि ड्रिल की फीड की यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन। कि जब ड्रिल हमारा एक चक्कर घुमा, उस एक चक्कर घूमने के दौरान अपने एक्सिस के पैरेलल कितना अंदर गया, वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रिल की फीड कहलाती है। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, ड्रिल की फीड के बारे में एक्चुअल में बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहे हैं, टैपिंग ऑपरेशन में पहला टैप दूसरा टैप और बॉटमिंग टैप में भिन्न होता है। बेसिकली हैंड टैप जो होता है उसमें टैप के सेट का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमारे पास में 3 टैप होते हैं, चाहे हम उसको बोले फर्स्ट टैप, सेकंड टैप या फिर थर्ड टैप, या बोले यहां पे हम लोग बोल सकते हैं टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप या फिर बॉटमिंग टैप। इनमें भिन्न क्या होता है, मतलब इनमें अंतर क्या होता है। तो बेसिकली इनमें अंतर होता है इसकी क्या थ्रेड पिच का अंतर होता है, थ्रेड का माप का अंतर होता है, टेपर लीड का अंतर होता है, या थ्रेड के प्रकार का अंतर होता है। तो बेसिकली जो टेपर लीड होती है हमारी, वो तीनों टैप में अलग अलग होती है, जिससे कि क्योंकि जो हैंड टैप है वह मैन पावर के माध्यम से चलती है, तो यदि एक ही बार में थ्रेड की पूरी गहराई बनाएंगे तो वो उतनी अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी, साथ ही साथ मैन पावर ज़्यादा लगेगा, हमारा टैप टूट सकता है। इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, टेपर लीड बनाया जाता है, जो कि हमारा जो फर्स्ट टैप होता है उसमें हमारा 4 डिग्री का टेपर लीड होता है, सेकंड टैप में 10 डिग्री का टेपर लीड होता है, और जो थर्ड टैप होता है उसमें 20 डिग्री का टेपर लीड यहाँ पे दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। किसी 3 मिलीमीटर बेसिक साइज है, प्लस माइनस 0.3 दिया गया है के रूप में नामित है, क्षेत्र के लिए टॉलरेंस ज्ञात करना है। तो हमारा टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस हमारा होता क्या है, टॉलरेंस होता है बेसिकली, चाहे हम बोलें अपर डेविएशन लोअर डेविएशन के बीच का अंतर बोलें, या फिर मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट के बीच का अंतर बोलें। तो डेविएशन को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे डेविएशन है हमारा प्लस 0.3, इन दोनों का अंतर, एंड माइनस 0.3, इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ माइनस और माइनस 0.3, इन दोनों का अंतर किया तो ये तो हो गया 0.3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 0.3 इक्वल टू 0.6 mm। तो हमारा टॉलरेंस क्या निकल के आता है सर, 0.6 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, चाहे हम लोग इसकी लिमिट को ले ले बात बराबर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग ऑपरेशन द्वारा उत्पादित कट की चौड़ाई क्या कहलाती है। जब हम लोग गैस कटिंग करते हैं वहां पे जो विड्थ होती है, वो विड्थ के बारे में पूछा गया है कि वो विड्थ आप लोगों की क्या कहलाती है। ऑप्शन रिपीटेड है, उसको बोला जाता है कर्व। क्वेश्चन रिपीटेड है, कर्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री में एक्चुअल में कितने
सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री पूछा है तो 60 मिनट इज द राइट आंसर। काफी कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला प्रश्न है थ्रेड इंसर्ट्स आर यूज्ड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, जनरली कोई भी स्टूडेंट्स होगा कंफ्यूज हो गई होगा, क्योंकि एक होता है थ्रेडिंग टूल इंसर्ट और एक है थ्रेड इंसर्ट। थ्रेडिंग इंसर्ट्स बोले, थ्रेड इंसर्ट्स बोले, बेसिकली अंतर क्या है? हमारा थ्रेडिंग टूल इंसर्ट क्या होता है? हमारा कटिंग, जो थ्रेड कटिंग करने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसमें आगे एक इंसर्ट लगा होता है, वो होता है हमारा थ्रेडिंग टूल इंसर्ट, जिससे कि हम लोग थ्रेड की कटिंग करते हैं। यदि वो उसकी बात करें तो डेफिनेटली उसका फायदा क्या हो जाता है भैया? काफ़ी ज़्यादा समय सेव हो जाता है हमारे पास में। कैसे समय सेव हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को बार बार टूल को ग्राइंड नहीं करना पड़ता है। यदि हमारा कटिंग टूल का, इंसर्ट का एज खराब हो गया तो वो थ्रो अवे टाइप होता है, यूज करने के बाद में फेंक देते हैं, दूसरा इंसर्ट लगा सकते हैं, तो वहाँ टाइम सेव हो जाता है। लेकिन थ्रेड इंसर्ट ये एक अलग टर्म है। अब देखो जनरली यदि थ्रेड इंसर्ट आर यूज टू हम लोग देखें तो हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे रिड्यूस थ्रेडिंग टाइम, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि वो इंसर्ट की बात ही नहीं कर रहा है, थ्रेडिंग टूल इंसर्ट की बात ही नहीं की जा रही है क्वेश्चन में। तो थ्रेड इंसर्ट होता क्या है या थ्रेडिंग इंसर्ट होता क्या है? ये जो आप फिगर देख रहे हो ये हमारा थ्रेडिंग इंसर्ट होता है। बेसिकली थ्रेडिंग इंसर्ट में क्या करते हैं, जैसे कि कोई थ्रेडेड पार्ट है जहां पे जो थ्रेड घिसने का डर है, क्योंकि कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में हॉल करे जाते हैं, यानी कि कोई हमारा ऐसा असेंबली है जिसकी बॉडी में हॉल करके थ्रेड को काटा गया है। अब यदि उसकी थ्रेड खराब हो जाए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई फास्टनर है उसको तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन बॉडी में ही हॉल करके थ्रेड काटा है और वो यदि घिस जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम लोग थ्रेड इंसर्ट का यूज करते हैं वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जिससे कि ज्यादा कुछ दिक्कत आप लोगों को आएगा नहीं। और ये बेसिकली मेरे लैपटॉप की स्क्रीन कुछ इस प्रकार की रहती है, वहीं से स्क्रीन रिकॉर्ड करके लाया हूं, इसीलिए ये इतना भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं प्ले करूंगा जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि थ्रेड इंसर्ट बेसिकली होता क्या है। अब देखो यहां पे मैंने एक फिगर बताया, वो हमारा थ्रेड इंसर्ट था। अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे देखो, थोड़ा सा समझिएगा। देखो यहां पे देखते हैं, ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्या, थ्रेड इंसर्ट है बेसिकली। अब यहां पे हॉल है, थ्रेडेड हॉल, इसमें इसको हम लोग फिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब हम लोग बोल्ट को लगाएं इसके अंदर, क्योंकि ये बॉडी में हॉल है, राइट, यदि नॉर्मल थ्रेड है और वो घिस जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए वियर रेजिस्टेंस, घिसाव प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रेड इंसर्ट लगा देते हैं, जिससे कि थ्रेड इंसर्ट खराब होगा तो हम लोग थ्रेड इंसर्ट को चेंज कर सकते हैं। हमारी जो मेन थ्रेड है वो क्या है, वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो खराब हुई तो पार्ट ही खराब हो गया। देखो किस प्रकार से इसको ठोकते हैं, बाद में हैमर के माध्यम से चोट लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो टूल है वो फ्री हो जाए। देन उसके बाद में अब इसमें हम लोग कोई भी स्क्रू वगैरह जो भी साइज का है, बोल्ट वगैरह, वो हम लोग लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये थ्रेड इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात करी गई है वो थ्रेड इंसर्ट की बात करी गई है। देखो हम इस प्रकार जो है, अब हमारा ये प्रॉपर बन गया थ्रेड। क्यों बन गया? क्योंकि अब हमारी मेन थ्रेड में टाइट नहीं हो रहा, वो थ्रेड इंसर्ट लग गया है थ्रेडिंग भाग में, जो कि हमारे वियर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगा। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ये थ्रेड इंसर्ट क्या है। तो अब आंसर बताइए, अब आंसर क्या होगा थ्रेड इंसर्ट का? अब आप प्रॉपर थ्रेड इंसर्ट्स को समझ गए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंप्रूव वियर रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंप्रूव वियर रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें कि एक वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण क्या होता है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल की बात करी गई है। तो वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है भैया, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो कि एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई 7 मीटर और व्यास 2000 मिलीमीटर है, पानी का आयतन क्या होगा? एक्चुअल में बेलनाकार यानी कि बेलन की बात करी जा रही है। तो ये हमारा बेलन कुछ इस प्रकार, ये हमारा बेलन हो गया, क्लियर है। इस बेलन में क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है h, वो कितनी है हमारी, 7 मीटर, क्लियर है।
एंड इसका व्यास जो है वो है 2000 मिलीमीटर। तो यदि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या निकल के आएगा सर, इसको बोल सकते हैं 2 मीटर। क्लियर है, व्यास हमारा क्या है 2 मीटर है। अब बेलन का आयतन के फॉर्मूले की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हम आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा क्या हो जाएगा, यदि डायामीटर 2 है तो आर हो जाएगा 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। ऊंचाई है हमारी 7, तो यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो 7 चौक 28 की 8, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 21.98। क्लियर है, 21.98 घन मीटर। कितना निकल के आया, 21.98 घन मीटर। ये क्या है, आयतन है, ये क्या बेलन का आयतन है। और हमको क्या पता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, क्योंकि ऑप्शन में लीटर में दिया है ऑप्शन, तो हम ये जानते हैं कि 1 घन मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो यदि मैं इसको 1000 लीटर से गुणा करूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लगभग 22000 लीटर, यानी कि 21980 लीटर निकल के आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, 22000 लीटर की तरफ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला भैया, आप मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन घन, घनाभ, बेलन, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग ये सब कर लिया ना तो इसरो तो निकल ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। मैं क्यों बार बार ये चीज़ बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखना, 1 साल पहले भी वीडियो बनाई होगी, इसरो सिलेबस बताया होगा, वहाँ पर भी चिल्ला चिल्ला के यही चीज़ बोला होगा कि भैया ये तो कर लो, ये चैप्टर कर लो मैथमेटिक्स के, साइंस यहाँ से पढ़ लो, टेक्निकल इस प्रकार करो, और क्या चाहिए। अब मैं तो आपकी जगह पढ़ के पेपर नहीं दे दूंगा ना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। गाइड मैं कर सकता हूँ, पढ़ा आपको मैं सकता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को अप्लाई तो आप लोगों को एटलीस्ट करना पड़ेगा। बस आप लोग अप्लाई करने की क्षमता रखो, उतनी ताकत अपने अंदर रखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्थायी चुंबक बनाने के कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा था। तो निकल, क्रोमियम एंड कोबाल्ट का जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन में हमें कोबाल्ट दिया गया है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट स्टील करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के लिए निकल, क्रोमियम एंड कोबाल्ट स्टील इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक धातु जिसकी मोटाई क्रमशः 7 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर है वो क्या कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर की बात करी गई है। तो ये फिगर आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें क्या होता है, यदि हम लोग सीट की बात करें, सीट किसको बोला जाता है, थिकनेस ग्रेटर देन 0.15 मिलीमीटर, यानी कि जिसकी मोटाई 0.15 मिलीमीटर से लेकर कितने तक होती है, 6.35 मिलीमीटर तक, 6.35 मिलीमीटर तक, ये हमारी क्या कहलाती है, सीट कहलाती है। प्लेट कब बन जाती है, जिसकी मोटाई 6.35 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। और फॉइल कब कहलाती है, जिसकी थिकनेस 0.15 मिलीमीटर से कम होती है, वो हमारी फॉइल कहलाती है। तो यहाँ पे ये तीनों समझ रहे हो, बिल्कुल पतला जो होता है उसको फॉइल बोलते हैं, फिर उससे मोटा सीट, फिर उससे मोटा प्लेट। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 7 मिलीमीटर, तो क्या ये 0.35 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो ये तो हमारी किस में आ गई, किस में आ गई, प्लेट में आ गई, और ये हमारी फॉइल है क्योंकि 0.15 से कम है। तो प्लेट एंड फॉइल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे बोला है 90 डिग्री पर 2 शाफ्ट अक्षों के बीच गति संचरित करने के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि 2 शाफ्ट हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में है और गति को ट्रांसमिट करना है। किसका प्रयोग करेंगे भैया, किसका प्रयोग करेंगे, वेबल गियर का। किसका प्रयोग करेंगे, वेबल गियर का। किसका, वेबल गियर। 90 डिग्री में ट्रांसमिट करना है ना। अगला क्वेश्चन है 12.335 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर।
क्लियर है? तो भैया 1000 से गुणा कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? 12335। क्लियर है ना? सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट डिस्कस किया, जहाँ पे अनदर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कल हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करेंगे और इसके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में काफ़ी लोग इसके पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। कल की जो क्लास रहेगी उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वास्तव में आप लोग सीरियस हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। क्लियर है ना? यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो उनको देख लो जाके, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरा का पूरा ढूंढना नहीं है, सब कुछ आपको ऐसे परोसा जा रहा है, ले लो, है ना? चलिए, सो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो एक थम्स अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइव नहीं आ रहे हैं, लाइव में तो मैं बोल देता हूं कि भैया लाइक कर दो, लाइव नहीं आ रहे हैं तो लाइक ही आप लोगों के कम हो गए, क्या बात है? कम से कम 500 लाइक तो भैया करो, है ना? 500 लाइक तो करो, एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो कोशिश करना। वीडियो का एम जो है 500 लाइक है, तो कंप्लीट कर देना नेक्स्ट क्लास आने से पहले, ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।